बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 13 के लेक्चर नंबर 4 को समझने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 4 जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे पार्ट्स 1 में। तो पार्ट्स 1 के जो हमारे टॉपिक्स हैं आज के इस लेक्चर में, उनमें शामिल है फंक्शनल ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ अल्काइल ग्रुप, और आखिर में इंशाल्लाह हम समझेंगे हालो अल्केन्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट पहले बात कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है। स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप यूनिट 13 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए ये चार बातें जो हैं वो इसको डिफाइन कर रही हैं फंक्शनल ग्रुप को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं किसी एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को, यानी किसी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप का नाम दे रहे हैं। कैसे? यहाँ देखें कि जैसे हमारे पास ये एक एटम ऑक्सीजन एटम है जो कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लाई कर रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स है, यानी OH दो एटम्स हैं तो इसको हम ग्रुप ऑफ एटम्स कह रहे हैं, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये बेसिकली हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ आप यहाँ देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या फिर एक अकेला एटम है, ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप करते क्या हैं? ये फंक्शनल ग्रुप आप यूं समझ लें बेसिकली एक जिस तरह खानदान का सरबराह होता है, तो ये सरबराह है। इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो लाई करते हैं हर एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर। यानी बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हमें क्या करते हैं कि दैट गिव्स द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक फैमिली देते हैं। जिस तरह एक घर का सरबराह होता है वो पूरे घर को एक फैमिली बनाता है, तो ये बेसिकली एक फैमिली बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। स्टूडेंट इसको ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा तो ये जो फैमिली का जो हेड है जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, ये पहले टेक पार्ट होगा। यानी जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो इनमें ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ये सबसे पहले टेक पार्ट होगा। जो रेस्ट ऑफ हमारे पास एटम्स हैं, यानी ये कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम्स, तो ये मैटर नहीं करते। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की, वो बेस कर रही हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्यों बेस कर रही हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये टेक पार्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड नहीं कर रही होती। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि जैसे अब ये हमारे पास लिखा है प्रोपीन है, प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। अब इस प्रोपीन के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम हैं। अगर यहाँ 4 कार्बन एटम होते तो ये ब्यूटीन हो जाता। तो इसमें सिर्फ ये है कि इसका जो साइज है या मॉलिक्यूलर मैस है वो इंक्रीज हो जाता, और मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होने से इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो सकता था, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अगर इसी फैमिली के अंदर रहते हुए, यानी ये डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के अंदर, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के अंदर फर्दर हम इसके मॉलिक्यूलर साइज को बढ़ा रहे हैं, तो इससे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होंगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड्स करती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर रहते हुए मॉलिक्यूल्स की चेंज हो सकती हैं। स्टूडेंट इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ मूव करें तो उसमें हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है, हम इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो पहली तो इंपॉर्टेंस ये है कि क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर हमने उनको फैमिलीज में ना रखा तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ ये कर रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप सर्व एज बेसिस फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी यहाँ जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी हम फंक्शनल ग्रुप की मदद से बहुत ईजिली नेमिंग कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इट क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाय द हेल्प ऑफ फंक्शनल
ग्रुप। इसके साथ जो तीसरा और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अ फंक्शनल इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रोवाइड कर रहा है केमिकल रिएक्टिविटी के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह के अभी हम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की बात कर रहे थे, तो उसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स थे, तो जब भी रिएक्शन होगा तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हमेशा पहले रिएक्शन करेंगे, जो रेस्ट ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्शन नहीं करते। तो इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो बेस कर रही होती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। स्टूडेंट अपने अगले पॉइंट्स को कवर करने से पहले हम यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या है। तो स्टूडेंट याद रहे कि जब भी हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो इट बिकम्स अल्काइल। कैसे? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास अल्केन एटम है CH4, तो जब हमने इस CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो ये हमारे पास अल्काइल बन गया। ये इस तरह, इसका पहले जो नेम था वो मीथेन था, लेकिन अब जो इसका नेम है वो मिथाइल बन चुका है। इसके साथ अब यहाँ देखें तो ये भी एक अल्केन है, C4 है जिसको हम अल्केन कह रहे हैं, लेकिन अब इसमें से आप देखें कि H10 है लेकिन यहाँ H9 हो गया है। तो एक हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ से रिमूव किया तभी तो H9 हुआ। तो एक हाइड्रोजन एटम अगर आप रिमूव कर लें, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स भी आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अगर आप रिमूव करते हैं तो ये अल्केन से अल्काइल बन जाएगा। तो यहाँ इसका नेम जो होगा वो क्या होगा? यहाँ देखें कि C4 है तो ब्यूटेन है ये, लेकिन यहाँ ये ब्यूटाइल बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसके साथ अगर हम इसके जर्नल फार्मूला की बात करें, जिस तरह अल्केन का जर्नल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, लेकिन यहाँ ये +1 आएगा। इसके साथ अगर हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हम R से करते हैं, यानी R और साथ में ये जो R है अल्कोहल ग्रुप में ये OH लगा हुआ है, ये अल्कोहल ग्रुप है, और इसके साथ ये जो R आ रहा है यहाँ, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने यहाँ यूज किया है। स्टूडेंट इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट अब हम यहाँ समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हालोजेंस एटम्स, इनको हम कॉम्बाइनली हालो अल्केन्स भी कहते हैं। यानी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन या हालोजेंस एटम्स इकट्ठे आ रहे होंगे तो इसका नेम बनेगा, इस फंक्शनल ग्रुप का नेम बनेगा हालो अल्केन। तो हालोजेंस एटम्स हम किसे कहते हैं? सबसे पहले यहाँ देखें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास 7th A ग्रुप है, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे इनको हम हालोजेंस कहते हैं। जब ये हालोजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ आएंगे तो इनका नेम बन जाएगा हालो अल्केन। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम जब हमने रिमूव किया तो ये मिथाइल बन गया, यानी पहले ये अल्केन था तो अल्केन से ये अल्काइल बन गया। इसमें अब एक, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, टेट्रा मीन 4, यानी ये अपने साथ 4 हाइड्रोजन एटम को अरेंज करता है, अटैच करता है। तो एक हाइड्रोजन एटम को जब हमने यहाँ से रिमूव कर लिया तो इसमें अब वैकेंसी जो है वो हमारे पास आ गई। अब इधर हम क्या करेंगे कि 7th A ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट जो है वो अटैच कर देंगे। जैसा कि हम आप यहाँ देखें कि हमने इस अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन का एटम जो है वो लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? पहले ये अल्काइल था लेकिन अब ये अल्काइल नहीं रहा, अब ये हालो अल्केन बन गया है। जी हाँ, कि हालोजेंस एटम्स को हमने अल्केन एटम्स के साथ अटैच कर दिया, अब इसका नेम बन जाएगा हालो अल्केन। अब इसी तरीके से पहले इसका नेम था मीथेन, जब हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो मिथाइल बना, लेकिन अब इसका क्या नेम होगा? तो इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से करनी है कि पहले हमने इस क्लोरीन एटम का नेम बोलना है, और क्लोरीन पूरा नहीं बोलना बल्कि क्लोरो बोलेंगे। इस तरह जब ब्रोमीन एटम लगा होगा तो उसे ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन लगा होगा तो आयोडो बोलेंगे। तो यहाँ अब क्लोरीन एटम है तो हम बोलेंगे क्लोरो, और साथ में क्योंकि मीथेन ग्रुप है यानी अल्केन ग्रुप अटैच है इसमें, तो हम इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। तो ये इसका प्रॉपर नेम हो गया। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है कि हालो अल्केन इज अ कंपाउंड in which one hydrogen atoms of
an alkane is substituted by one halogens atom. यानी हम एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय हालोजेंस एटम. यहाँ आप देखें कि जो CH4 था तो इस एक हाइड्रोजन एटम्स को हमने निकाल कर क्लोरीन एटम्स को यहाँ क्या कर दिया, अटैच कर दिया. तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बन गई हालो अल्केन्स की. स्टूडेंट हम अगली स्लाइड में मजीद भी इसकी एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं. स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो है ब्यूटेन विच इज अल्केन. जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे तो ये ब्यूटाइल बन जाएगा. इसको हम लिख भी सकते हैं अपने पास. अब हमने क्या करना है कि यहाँ हालोजेंस एटम अटैच कर देना है. तो अगर हम इसके साथ हालोजेंस एटम अटैच करें जो कि 7th A का एलिमेंट है विच इज़ ब्रोमीन, ब्रोमीन को यहाँ अटैच करें तो अब ये अल्केन से क्या बन चुका है, हालो अल्केन बन चुका है. जी हाँ. और अब इसका नेम कैसे हम लिखेंगे, तो नेमिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आप पहले ब्रोमीन एटम का नेम बोलेंगे, लेकिन पूरा ब्रोमीन नहीं बोलना, ब्रोमो बोलना है. तो ब्रोमो ब्यूटेन इसका नेम बन जाएगा. इसके साथ नेक्स्ट अगर हम मूव करें एक और एग्जांपल की तरफ, तो यहाँ हमारे पास C3H8 है. तो स्टूडेंट जो इसका नेम है वो क्या नेम है, अब हमें नेम तो हम पहले इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम नेम वगैरह पढ़कर आ चुके हैं. तो आप खुद ज़हन में सोचेंगे इसका C3 होगा तो क्या नेम होगा. तो अभी जैसे हमें पता है कि C1 हो तो मीथेन होता है, C2 हो तो इथेन होता है, C3 हो तो प्रोपेन होता है. याद रहे कि यहाँ सारे अल्केन ही होंगे, यानी जब हम फंक्शनल ग्रुप बना रहे होंगे तो इनमें अल्केन ही होंगे, यानी आपने जो सुफिक्स लगाना है वो एन ही लगाना है. तो C3 है तो इसका मतलब है प्रोप है, और मैंने भी जैसे बताया कि ये अल्केन होगा तो प्रोपेन होगा. तो C3H8 ये बेसिकली प्रोपेन है. जब हमने इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो ये क्या बन गया, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपाइल बन गया. इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि अल्केन से ये अल्काइल बन गया है, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया है. अब हमने इसमें हालोजेंस एटम अटैच करना है. तो अगर हम हालोजेंस एटम आयोडीन अटैच कर दें तो ये हालो अल्केन बन जाएगा. और इसका नेम क्या बनेगा, तो इसका नेम पहले हमने हालोजेंस एटम का नेम लिखना है जो कि आयोडो, और साथ में हम लिखेंगे प्रोपेन. तो इस तरह स्टूडेंट हमें इसकी नेमिंग वगैरह कर लेंगे. तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा. अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए. लेकिन इसके साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही इसका पार्ट 2 जो लेक्चर 4 का पार्ट 2 है वो भी अपलोड मैं कर दूंगा. तो आप लोगों ने वो भी देखना है, तो तभी आपको ये सही इसकी नेमिंग वगैरह समझ आएगी. फिलहाल तक इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.